हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं 115th ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। तो ये टॉपिक क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है? तो बिकॉज ये न्यूज़ में थी। और क्यों ये न्यूज़ में थी, व्हाई इन न्यूज़? तो देखिए, पिछले साल यानी कि 7 नवंबर 2025 जो है ये मार्क्स करता है 115th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। यानी कि आप समझ सकते हैं, आज से लगभग 150 साल पहले जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, उन्होंने इस सॉन्ग को कंपोज किया था। तो आप इस यहाँ से आप डेट भी इन्फर कर सकते हैं। 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम सॉन्ग को कंपोज किया था। तो इसी कारण से क्या है कि नेशन डिसाइड किया है कि इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, और इसीलिए ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन जो है टू कमेमोरेट द 150th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ये डिसाइड किया गया है, जो कि 7 नवंबर 2025 से शुरू होगा और 7 नवंबर 2026 को जाके ये खत्म होगा। तो देखिए, गवर्नमेंट जो है इसको 4 फेज में सेलिब्रेट करने वाली है। फेज 1 जो है आपका 7 नवंबर 2025 से शुरू हुआ, और उसके बाद फेज 2 चलेगा, फेज 3 चलेगा 7 से 15 के बीच में, और उसके बाद फेज 4 जो है आपको 7 नवंबर 2026 को जाके ये क्या करेगा, ये इंड करेगा। ये प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन प्रोग्राम है वो जाके इंड करेगा। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। पूरे थ्रू आउट ईयर्स ये टॉपिक चलने वाला है, और हमेशा न्यूज में ये टॉपिक कभी न कभी आते ही रहेगा। तो जैसे कि अभी देख सकते हैं कि आपका इसी मंथ यानी कि फरवरी 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है गाइडलाइंस जारी करती है वंदे मातरम पे। तो इस तरह की काफी चीजें बॉल बाय बॉल आते रहेगा। इस वजह से इस टॉपिक को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर, दूसरा आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इसको इनॉग्रेट्स करते हैं। तो कितना ये इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, जिस कारण से आपके प्राइम मिनिस्टर इस चीज को इनॉग्रेट करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ग्रेट ग्रैंडसन थे बंकिम चंद्र चटर्जी के, सजल चट्टोपाध्याय, तो इन्होंने बोला व्हाट पीएम डन इज गुड। इन्होंने काफी सराहना की है प्राइम मिनिस्टर की, प्रेजेंट गवर्नमेंट की। तो ऑब्वियसली इनके परिवार के लिए और साथ साथ पूरे देशवासियों के लिए काफी सुखद बात है। तो अब लेकिन देखिए हर चीज अच्छा ही नहीं होता है, कुछ कुछ तो पॉलिटिक्स भी चलते रहता है। तो आप देख सकते हैं इस बार का जो विंटर सेशन था वो काफी कोल्ड था। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में काफी बहस हुआ, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा चीज है। वाद विवाद होना चाहिए, डिबेट डिस्कशंस ये सब गुड है, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल होना चाहिए। इससे हमें अलग अलग पहलू को समझने का, व्यूज पॉइंट को समझने का मौका मिलता है। तो डिबेट डिस्कशंस ये सब आर द गुड पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, तो हमें वेलकम करना चाहिए। और आप समझ ही चुके होंगे कि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, काफी ग्रेट डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कैसे कैसे इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो अभी जो स्ट्रक्चर है मेरा इस लेक्चर का, वो क्या रहने वाला है। तो देखिए, अब जो भी इशूज है, कंट्रोवर्सी है, आप तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आप उस टॉपिक को अच्छा से नहीं समझते हैं। यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओरिजिन और वंदे मातरम पे जाएंगे कि वंदे मातरम ओरिजिन किस सिनेरियो में किया है। तभी तो हम वंदे मातरम का ट्रू मीनिंग समझ पाएंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आनंद मठ नॉवेल है, उससे ये लिया गया है। तो आनंद मठ और वंदे मातरम का क्या रिलेशन है उसको भी हम समझेंगे। साथ साथ में जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एज ए हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने ही तो वंदे मातरम को कंपोज किया है। तो ये इनका पर्सनालिटी कैसा था, इनका थिंकिंग कैसा था, इनका माइंडसेट कैसा था, तभी तो हम समझ पाएंगे कि इन्होंने क्या लिखा है। और साथ साथ उसके बाद हम जो है रोल ऑफ जो वंदे मातरम प्लेड इन फ्रीडम स्ट्रगल किया है, यानी कि वंदे मातरम का हिस्टोरिकल रोल क्या रहा है वंदे मातरम का, उसको भी काफी ग्रेट डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम जो वंदे मातरम का इंटरनेशनलाइजेशन हुआ था, इसमें कौन से एक्टर थे जिन्होंने पायनियरिंग रोल प्ले किया वंदे मातरम को इंटरनेशनलाइज करने में, ग्लोबल स्टेज पे आने पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या है, वंदे मातरम और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका रिलेशन भी पढ़ेंगे। जिस कारण से आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है 1936 का जो एक उस समय की जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक कॉम्प्रोमाइज करती है, जिसको कि अभी 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है थ्रू गाइडलाइंस इस कंप्रोमाइज को करेक्ट
किया जाता है, इस कंप्रोमाइज जो किया गया तो उसको करेक्ट किया गया इसी गाइडलाइंस के थ्रू। तो ये सब देखेंगे क्या करेक्ट करना सही था या नहीं था, या उस समय कंप्रोमाइज किया गया तो क्यों किया गया। तो ये सब ये इन सब टॉपिक को समझना होगा। पर देखिए ये सब समझने से पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको समझना होगा कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 से 1947 की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो आज की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो बिल्कुल दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं, वो दोनों सेम चीज नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसी कंसेप्ट को समझते हैं कि क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था 1885 का और जो अभी का आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है, दोनों में क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है, दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है। सारे जो भी आप भी सिविल सर्विस एस्पायरेंट, इनको ये बात एट वेरी आउटसेट इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू दैट जो ये आईएनसी थी, ये एक क्या थी? ये एक प्लेटफॉर्म था, ये एक प्लेटफॉर्म था। और ये आईएनसी क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बीजेपी है, सीपीआई है। ये क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि रजिस्टर्ड है, एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। ओके, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको है एज ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड किया हुआ है। बट ये जो क्या था, ये इंडियन नेशनल, ये प्लेटफॉर्म था, किस चीज का प्लेटफॉर्म था? फॉर नेशनल मूवमेंट। ध्यान से समझिए, समझ रहे हैं? तो ये आईएनसी 1885 का क्या था? वो एक प्लेटफॉर्म था नेशनल मूवमेंट को। इसी कारण से आप देखिएगा जो भी जो इमिनेंट हिस्टोरियंस हुए, चाहे बिपिन चंद्रा हुए हो या रजनी कोठारी कोठारी हुए हैं, तो ये दोनों का अगर आप देखिएगा तो क्या बोलते हैं? आईएनसी को कहते हैं कि ये नेशनल मूवमेंट प्लेटफॉर्म था। प्लेटफॉर्म, नॉट पॉलिटिकल पार्टी। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, इसमें क्या था? जैसे आप इसको कह सकते हैं ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। ये क्या था? एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। तो इसके अंदर क्या था? अब देखिए ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म था। जितने भी डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग हैं वो इससे क्या थे? जुड़े हुए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या थे? मॉडरेट्स भी थे, आपके गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, एक्सट्रीमिस्ट भी थे, तिलक हो गए, आपके सोशलिस्ट भी थे, नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, कम्युनिस्ट भी इसके अंदर थे, इसके मेंबर, रिवॉल्यूशनरीज भी थे। बीडी सावरकर भी एक टाइम कांग्रेस के मेंबर थे, बाद में इन्होंने क्विट कर दिया। सुभाष चंद्र भी मेंबर थे, उन्होंने क्विट कर दिया। तिलक को भी एक्सपेल्ड कर दिया गया था, वो भी इसके मेंबर रहे। गांधी जी इसके मेंबर थे। समझ रहे हैं ना? तो आपके जो जेपी थे, जयप्रकाश नारायण, वो भी कांग्रेस के मेंबर थे। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग जो है वो सारे क्या थे? कांग्रेस के मेंबर थे। ऐसा नहीं कि कोई एक ही आइडियोलॉजी के लोग थे, बिल्कुल नहीं थे। डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग जो थे कांग्रेस के क्या थे? मेंबर थे। और ये क्या करता था? सारे लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता था ये कांग्रेस जो था, ताकि जो हमारा नेशनल मूवमेंट है उसको एक सस्टेन्ड वे में लड़ा जा सके। नेशनल मूवमेंट को एक सस्टेन्ड वे में हम जो है जो मूवमेंट उसको जारी रख सके, उसको कंटिन्यू कर सके, ताकि इंडिया को फ्री करवा सके। तो आप देख सकते हैं जबकि ये क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के अंदर एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम करती है, कम्पीट करती है जो भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ। उस समय जो ये अभी का जो एक कांग्रेस है, जैसे मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू थे, वो क्या थे? जस्ट एक मेंबर थे। ये आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या थे? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जस्ट वो एक मेंबर थे। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस थे, जैसे कि जयप्रकाश नारायण थे, जैसे कि बीडी सावरकर थे। उसी तरह से ये भी क्या थे? एक मेंबर थे इस पॉलिटिकल पार्टी के। समझ रहे हैं ना हम क्या करना चाहिए? यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो क्या था? ये पार्टी इसके अंदर थी, जो प्लेटफॉर्म था इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके अंदर एक पॉलिटिकल ये पॉलिटिकल पार्टी थी इसके अंदर। उसी तरह से आप देख सकते हैं बाद में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो ये जब कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो हट के वो अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, जनसंघ, जो कि बाद में जाके ट्रांसफॉर्म होती है बीजेपी के रूप में। उसी तरह से आप देख सकते हैं सीपीआई, वो अपना एक पॉलिटिकल पार्टी लेके चलता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण, ये तो खुद जो कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी 1970s में जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट लॉन्च करते हैं, फाइट करते हैं। तो आप देख सकते हैं
कि जो ये अभी का जो कांग्रेस पार्टी वो एक कंप्लीट पॉलिटिकल पार्टी है, और जब 1885 का जो कांग्रेस था वो क्या था, वो एक प्लेटफॉर्म था। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपका क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। और दूसरा इसी से रिलेटेड देखिए, आप एक कॉन्सेप्ट ये भी आप जानते होंगे कि इसको जो फॉर्म किया था, कौन किया था, एओ ह्यूम किया था, एओ ह्यूम किए थे ना इसको फॉर्म। ये क्या थे, एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। ओके, तो देखिए इसको लेके कांग्रेस के ओरिजिन को लेके दो थ्योरी है। एक आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एक है सेफ्टी वाल्व थ्योरी, जिसको एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाइक लाला लाजपत राय जो है इस थ्योरी को देते हैं। और क्या कहते हैं सेफ्टी वाल्व थ्योरी की, कि ये कांग्रेस को जो है अंग्रेजों ने बनाया है ताकि इंडिया में जो 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था उस जैसा कोई ऑल इंडिया रिवोल्ट ना हो सके, समझ, उस जैसा कोई मैसिव रिवोल्ट ना हो सके। इस कारण से उन्होंने ये कांग्रेस जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया। बट इसके अगेंस्ट जो थे मॉडरेट लीडर्स लाइक आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो क्या कहते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी देते, कहते नहीं नहीं, हमने तो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट को इसलिए यूज किया ताकि कांग्रेस उस समय काफी इंसिपिएंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, काफी बेबी ऑर्गेनाइजेशन था। अगर अंग्रेज को थोड़ा भी सस्पिशन होता तो ये पार्टी बनने से पहले इस पार्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता। इस कारण से इन्होंने क्या किया, एओयूम को यूज किया। तो बट देखिए दोनों का आर्गुमेंट 100% करेक्ट नहीं है। आप देखिए एक्चुअली उस समय का पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक नीड ही हो गया था। जब देखिए कांग्रेस कब बनता है, 1880s में जाके बन रहा है ना। तो ये इस कारण से कोई अगर एओयूम नहीं भी होते तब भी इस तरह का कोई एक ऑल इंडिया बॉडी जरूर बन जाता, जो कि लोगों का जो पॉलिटिकल कंसिस्टेंस, कुछ जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे उनमें जो पॉलिटिकल कंसिस्टेंस आ गया था, जिस वजह से वो एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे। तो वो हो सकता था 1885 में नहीं बनाते, तो 1885 के बाद जाके बनाते, समझ रहे हैं ना। तो एओयूम जो है एक फैसिलिटेटर का काम किया था, तो वो बनना ही था बिकॉज दैट वाज द नीड ऑफ दैट टाइम। तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए जब हम वंदे मातरम और आईएनसी कांग्रेस का बात करेंगे तो अभी का कांग्रेस का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उस समय का जो प्लेटफॉर्म था नेशनल मूवमेंट प्लेटफॉर्म जो था, हम उसका बात कर रहे हैं। तो अब क्या बोले, देश में पॉलिटिक्स चलता है। अब प्राइम मिनिस्टर जो है 1937 में जो कॉम्प्रोमाइज किया गया था उसका जिम्मेवारी अभी के कांग्रेस को दे रहे हैं। बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अभी का कांग्रेस तो वो कांग्रेस है ही नहीं। और कांग्रेस भी जो हर चीज में वो श्रेय लेने का कोशिश करती है कि मैंने ही देश को आजाद करवाया। बिल्कुल सर, सिर्फ आपने ही आजाद नहीं करवाया सर, प्लीज सर ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप वो कांग्रेस नहीं है जो 1885 का कांग्रेस था। इनफैक्ट आप देख सकते हैं बहुत सारे जो इसी कारण से बहुत सारे जो लीडर्स हुए, खास करके आप मोहनदास करमचंद गांधी को देखे, तो गांधी जी क्या सजेस्ट किए थे, गांधी जी सजेस्ट किए थे कि कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल, उसको डिसबैंड कर दिया जाए, इसको एक जो है लोक सेवा संघ बना दिया जाए, इसको एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए, पॉलिटिकल पार्टी इसको कन्वर्ट नहीं किया जाए। पर उस समय के जो भी कांग्रेस के लोग, उनका कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन रहा होगा जिस वजह से उन्होंने सेम नेम को कंटिन्यू किया, सेम स्ट्रक्चर जो था इंस्टीट्यूशनल बट फिलोसफिकली काफी डिफरेंट था, उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। तो आप खुद देखिए ना, वो जयप्रकाश नारायण जो थे कांग्रेस के मेंबर थे, वो लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। आपके बी.डी. सावरकर भी एक्स मेंबर रह चुके हैं कांग्रेस। आज का कांग्रेस देखिए, आरएसएस और बीजेपी भी कितना चल रहा है। चलिए ये सब तो पॉलिटिक्स की बातें हैं, हमें ज्यादा इन सब चीजों को नहीं सोचना, बट हमें इशू पता होना चाहिए। और जो कोर कंसेप्ट ये है कि जो उस समय का आईएनसी था उसका अभी के कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं इस चीज को, एकदम टू बी वेरी क्लियर। तो देखिए उसके बाद जो है हम उसके बाद देखेंगे, देश आजाद हो जाता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको एज ए जो वंदे मातरम है उसको एज ए नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट करती है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम का कंपैरिजन नेशनल एंथम जनगण मन के साथ क्या है, उसको भी हम देखेंगे। साथ में जो रिसेंटली अभी 2026 का एमएचए का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का न्यू गाइडलाइंस आया है, उसको हम देखने वाले हैं। और साथ में हम क्या है जो इंपॉर्टेंस है वंदे मातरम का वो क्या है वो देखने, और फाइनली हम इन सब चीज को क्या करने वाले हैं, कंक्लूड करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से काफी स्ट्रक्चर्ड वे में इस टॉपिक को हम काफी ग्रेट डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है ओरिजिन ऑफ वंदे मातरम। तो देखिए क्या होता है, 1873 को क्या होता है, एक इंसिडेंट होता है इनके साथ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ। देखिए बुक्स में क्या मिलता है, चटर्जी मिलता है, बंकिम चंद्र चटर्जी।
बट आप देख रहे होंगे कि हम शुरू से अभी तक क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, क्योंकि चट्टोपाध्याय जो है इनका ट्रू नेम है, बंगाली नेम है। चटर्जी जो है एंग्लिसाइज्ड नेम है, अंग्रेज जो है नाम को बिगाड़ देते थे। तो आई डोंट वांट टू यूज द एंग्लिसाइड वर्ड, बट क्या करिएगा, सारे बुक्स में आपके एनसीईआरटीज में चटर्जी शब्द यूज करता है, चट्टोपाध्याय वो यूज नहीं करते हैं, कहीं कहीं यूज दोनों शब्द करते हैं, ऐसा नहीं एक नहीं करते हैं, बट आपको समझना होगा चटर्जी क्या है, और दोनों सेम ही बंदे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहिए। तो बट ये चट्टोपाध्याय का क्या है, चटर्जी क्या है, एंग्लिसाइज्ड है। ओके, तो इनके साथ क्या होता है, बंकिम चंद्र चटर्जी खुद भी जो एक हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो क्या होता है, एक शाम को ये अपने घर लौट रहे थे, तो वहीं पे क्या होता है, इनका जो एक आर्मी ब्रिटिश ऑफिसर था मामूली इनके सामने, ये हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, उसका नाम था कर्नल डफिन। तो इनके साथ क्या होता है, इनका लड़ाई हो जाता है, और वो कर्नल डफिन क्या करता है, इनको असॉल्ट करता है, पब्लिकली इनको पीटता है, मारता पीटता है। तो उस समय जो था फर्स्ट बार इनको जो है पर्सनल एक्सपीरियंस मिला कॉलोनियल ह्यूमिलिएशन का। तो देखते हैं जब आदमी बहुत पब्लिकली आप पीटिए, कोई सम्मानजनक व्यक्ति है और उसको पब्लिकली सबके सामने पीट दिया जाए, वो भी एक मामूली ब्रिटिश ऑफिसर के थ्रू, कर्नल डफलिन के थ्रू, तो कितना पेनफुल उनके लिए होगा, आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा उनके लिए पेनफुल होगा। और जब आदमी दुख में होता है तो आप तो वो कविता कंपोज करते हैं, अक्सर लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करने का कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो वंदे मातरम का जो बैकग्राउंड होने वाला है वो यही होने वाला है। आप समझिए कि एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर है, सिविल सर्वेंट है, आप अपने गांव में सारे लोग आपका काफी इज्जत करते हैं, और एक कोई मामूली सा ऑफिसर आके आपको पीट देता है, सबके सामने पब्लिकली जम के धो देता है। बताइए कितना आप ह्यूमिलेटेड फील करिएगा। और उसी ह्यूमिलिएशन में ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, ये जो इनके साथ 1873 का जो ह्यूमिलिएशन इंसिडेंट हुआ था बाय ब्रिटिश ऑफिसर डफलिन, ये बेसिस होता है टू कंपोज द वंदे मातरम। तो समझ में आ रहा है ना? ओके, तो देखिए तो क्या होता है, 1875 में फाइनली जो है ये इसको संस्कृताइज्ड, हैवली संस्कृताइज्ड और बंगाली शब्द को यूज करके ये क्या करते हैं, वंदे मातरम सॉन्ग को कंपोज करते हैं। और इनका मकसद क्या रखता है, फॉर द रिसर्जेंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक लोगों में अपने कल्चर को लेके सेल्फ और अपने खुद को लेके सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आएगा, तो वो ध्यान से देखिए कब ये कंपोज कर रहे हैं, 1870s में। वेरी अभी नेशनलिज्म देश में 99% लोगों को पता ही नहीं है कि नेशनलिज्म क्या होता है, नेशन क्या होता है। समझ रहे ना, 99% लोग क्या है, इलिटरेट है, इलिटरेसी, ये सब मॉडर्न कंसेप्ट उनको पता ही नहीं है, पर बंकिम चटर्जी को पता है। और उन सोए हुए लोगों को, मेजोरिटी लोग जो है उनको समझाना है, तो कैसे समझाएंगे, तो थ्रू सॉन्ग के थ्रू वो समझाने का कोशिश करते हैं। तो अब देखिएगा जो अर्ली नेशनलिज्म जो है वो कल्चरल नेशनलिज्म रहता है। आप आगे चल के देखेंगे इस चीज को हम और भी गहराई से समझेंगे कि जो नेशनलिज्म है उसका एक ही स्टेज नहीं रहता, वो कई स्टेजेस में ट्रांसफॉर्म होते हैं। जो अर्ली नेशनलिज्म रहते हैं वो कल्चरल नेशनलिज्म रहते हैं। चाहे आप बंकिम चंद्र चटर्जी के राइटिंग्स को देखें, उन्होंने लिटरेचर के थ्रू क्या करते हैं, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन देने का कोशिश करते हैं जो भी अर्ली नेशनलिस्ट थे उनके लिए। और उसके बाद आप उनको उठा के देख लें, उस समय के जो पेंटर भी वो हुआ करते, जो भारत माता का जिन्होंने पेंटिंग बनाया, अब क्या नाम था वो, हाँ, अवनींद्र नाथ टैगोर जो थे, अब हाँ अवनींद्र नाथ टैगोर 1905 में जिन्होंने भारत माता का पेंटिंग बनाया। तो सब देख सकते हैं थ्रू आर्ट कल्चर वो क्या करते थे, लोगों में प्राइड का भावना, नेशनलिज्म का भावना जो है वो जागृत करने का कोशिश करते थे। तो और इनफैक्ट आप ये भी देख सकते हैं जो शुरू में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है 1885 में, जो अर्ली इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है, उसमें जो मॉडरेट्स होते हैं उनका इनिशियल एम कभी भी नहीं होता है कि आजादी लेना अंग्रेजों से। उनका इनिशियल एम क्या होता है, नेशनल पॉलिटिकल कंससनेस लोगों के बीच में पैदा करना, नेशनल पॉलिटिकल कंससनेस लोगों के बीच में पैदा करना। वंस लोग के अंदर ये नेशनल पॉलिटिकल कंससनेस आ जाएगा तो वो देश को खुद क्या करेंगे, आजाद करवा लेंगे। तो आप देख सकते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसी डायरेक्शन में जो है वो कुछ प्रयास करते हैं। तो उन्होंने 7 नवंबर 1875 को इस सॉन्ग को, वंदे मातरम को कंपोज करते हैं। उसके बाद क्या होता है,
7 नवंबर 1885 फर्स्ट टाइम वंदे मातरम सॉन्ग वाज कंपोज्ड। देखिए ये चीज हमको कहाँ से पता चलता है, इसका सोर्स आप देख रहे हैं, कितना कमाल का बात है कि उस समय का जो न्यूज़पेपर भी था, उसका अपना नाम भी क्या होता है, इससे इंस्पायर्ड होके वंदे मातरम रख लेता है। इस न्यूज़पेपर को बिपिन चंद्र पाल जो थे वो इसके एडिटर थे, बाद में जाके श्री अरविंदो ज्वाइन करते हैं और वो बोलते हैं कि इसका जो 16 अप्रैल 1907 में 32 जो एडिशन आया है, आप देख सकते हो 16 अप्रैल 1907 में, उसमें वो इंग्लिश डेली में आया तो वंदे मातरम, उसमें ये बोलते हैं कि आज से करीब 32 साल पहले यानी कि 7 नवंबर 1875 को जो है बंकिम ने इस सॉन्ग को कंपोज किया था और उस समय कुछ लोगों को गा के सुनाया भी था इस सॉन्ग को। तो इससे हमें पता चलता है, अगर पूछे आपसे कि सोर्स क्या है कि वंदे मातरम जो है 150 साल इसके कंपोजिशन का हो गया, तो ये वंदे मातरम न्यूज़पेपर था। अब ये भी पूछ सकता है एग्जाम में आपके कि वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर था उसके एडिटर कौन थे, उसके जुड़े हुए पर्सनालिटी कौन थे। तो 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी मैंने बताया, एक बिपिन चंद्र पाल थे और दूसरे श्री अरविंदो थे। वो दोनों इसी न्यूज़पेपर से जुड़े हुए थे। इसी में जो 16 अप्रैल 1907 में जो छपता है, जिसमें कि ये बोलते हैं, अरविंदो बोलते हैं कि आज से 32 साल पहले जो है बिपिन चंद्र पाल ने जो है फर्स्ट टाइम वंदे मातरम सॉन्ग को कंपोज किया था। ओके, तो चलिए उसके बाद देखिए एक और मिसकंसेप्शन लोगों में होता है कि ये वंदे मातरम जो है सबसे पहले पब्लिश जो है आनंद मठ में किया। नहीं, वंदे मातरम जो है आनंद मठ में पब्लिश 1882 में किया गया था, समझ रहे हैं ना। एक बट उससे पहले जो है वंदे मातरम 1881 में, 1 साल पहले ही सबसे पहले फर्स्ट टाइम पब्लिश कब होता है, 1881 में होता है वंदे मातरम। किस में, बंगाली मंथली मैगजीन होता है बंग दर्शन, उसमें ये पब्लिश होता है। बट यहाँ पे जो वंदे मातरम वो पब्लिश होता है वो स्टैंड अलोन होता है। जो बंग दर्शन का जो मार्च अप्रैल का इशू था बंग दर्शन, उसमें ये चीज जो है फर्स्ट टाइम पब्लिश होता है वंदे मातरम। और इस जो मंथली बंगाली मैगजीन था, इसके फाउंडर एडिटर कौन थे, तो खुद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे इसके फाउंडर मेंबर थे। तो उसमें ये इसको बस वंदे मातरम को स्टैंड अलोन इन्होंने क्या किया था। बट 1882 में क्या होता है कि वंदे मातरम बिकेम द पार्ट ऑफ अ वेरी फेमस नोवेल आनंद मठ, समझे। 1882 में क्या होता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये आनंद मठ नोवेल लिखते हैं, सीरियलाइज्ड किया जाता है इस नोवेल को, इसी में वंदे मातरम जो होता है वो पार्ट होता है। तो आप जानते होंगे कि ये जो आनंद मठ नोवेल है इसका किस बैकग्राउंड में लिखा गया है, तो वो सन्यासी रिवोल्ट का जो बैकग्राउंड है उसमें लिखा गया है। और इसी में जो ट्यून होता है वंदे मातरम का उसको कंपोज करते हैं यदुनाथ भट्टाचार्य जी। तो जो ट्यून है वंदे मातरम का वो कंपोज कौन करते हैं, यदुनाथ भट्टाचार्य जी करते हैं। और आनंद मठ में इसको पब्लिश किया जाता है इन 1882 में। तो देखिए बन के आता है वंदे मातरम, और जरा वंदे मातरम को ध्यान समझिए क्या था। तो ये वंदे मातरम सुजलाम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये वंदे मातरम आता है। और ये इसका टोटल स्टेंजा आप देखिए, फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 6 स्टेंजा में ये आता है। आप इस सॉन्ग को ध्यान से देखिए। जो पहला स्टेंजा है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, जो भारत माँ का जो उसका नेचुरल ब्यूटी है उसका वर्णन किया जाता है। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा इसी में आगे चल के ये तुम्ही दुर्गा तुम्ही कुछ शब्द यूज किए जाते हैं जिस वजह से बाद में 1937 में कुछ आपत्तियां होती है। तो कुछ जो इसके 4 स्टेंजा है उसको हटा के बस जो फर्स्ट 2 स्टेंजा है उसको अडॉप्ट किया जाता है 1937 के वर्किंग कमिटी के द्वारा। तो ये सब चीज इशू को देखेंगे क्यों ऐसा किया जाता है और जो वंदे मातरम है उसका ट्रू मीनिंग क्या है। तो देखिए अभी जो है हम जल्दी से जो है ये जो सॉन्ग है वंदे मातरम का कुछ थोड़ा मीनिंग समझने का कोशिश करते हैं। जो वंदे मातरम है तो अब देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें क्या किया गया है, भारत की जो प्रकृति का जो समृद्धि है उसका वर्णन किया गया है। जो सेकेंड स्टेंजा है उसमें आप देखिए किस चीज के बारे में बताया गया है, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी पुल्ल कुसुमित, समझ रहे हैं ना। ये मतलब हे माँ तुम्हारी रात्रि चांदनी से अलोकित है, वन फूलों से खिले हुए हैं, तुम मधुर मुस्कान वाली, मधुर भाषा बोलने वाली, सुख देने वाली और वरदान देने वाली हो, सुखदाम वरदाम मातरम।
तो देख रहे हैं ये क्या है, जो मातृभूमि को जीवंत करना वही माँ के रूप में यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया है। उसके बाद कोटि कोटि कंठ कल 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 निजाद कर ले। तो आप देख सकते हैं तृतीय जो श्लोक है इसमें भारत जो माता है उनकी जनशक्ति और राष्ट्र बल को दिखाने का कोशिश किया है। भले माँ तुम अबले बहु बल धारनीम नमामि तारनीम रिपुल रिपुदल वरीनाम मातरम। तो आप देख सकते हैं ये वंदे मातरम देखिए आप सबको याद भी होना चाहिए कंप्लीट 6 का 6 स्टेंजा, क्योंकि ये नेशनल सॉन्ग है। तो कुछ चीज जो है जो आपको याद होना चाहिए, जैसे कि हो गया आपका नेशनल सॉन्ग आपको याद होना चाहिए, आपको नेशनल एंथम याद होना चाहिए, आपको प्रियम्बल याद होना चाहिए, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज याद होना चाहिए। तो ये सब चीज आपको याद होना चाहिए, कभी भी आपसे इंटरव्यू में हो सकता है पूछ दे, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो बीइंग अ सिविल सर्वेंट, सीबीएस सिविल सर्वेंट, आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से मीनिंग के साथ, एक एक वर्ड के मीनिंग के साथ जो है आपको याद होना चाहिए है। तो देखिए प्रॉब्लम जैसे देखिए फिफ्थ आपका जो स्टेंजा है इसमें ध्यान से देखिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, तो ही दुर्गा दस प्रवाहनी कमला कमलम दल वाहिनी। ओके, उसके वाणी विद्यादाय नमामि त्वाम नमामि। देखिए इसमें जो फिफ्थ स्टेंजा है इसमें क्या है कि ये जो है मातृभूमि को जो है तीन शक्ति के रूप में कमला, दुर्गा, विद्या वाणी विद्यादायनी। तो ये यानी कि आप देखिए मातृभूमि जो है भारत माता जो है उसको दुर्गा यानी कि दुर्गा, देखिए एक्चुअली देखिए ध्यान, बंकिम चंद्र चटर्जी जब इस वो वंदे मातरम को लिख रहे हैं तो कभी भी कहीं भी इनका, हम जस्ट देखने वाले हैं डिटेल से इस चीज को एनालिसिस करने वाले हैं, तो देखेंगे वो कभी भी रिलीजन को लेके वो यहाँ पे जो दुर्गा है वो रिलीजियस दुर्गा नहीं है, या जो कमला है या विद्याधर रिलीजियस नहीं है। वो भारत, जो आप आनंद मठ को देखिएगा तो उसमें भारत माता होती है, समझ रहे हैं ना। ये जो वंदे मातरम लिखा गया है ये भारत माता के स्तुति के लिए लिखा गया है, उनका ये हाइम्स है, उनके लिए ये लिखा गया है। जो आनंद मठ में जो सन्यासी रहते थे वो भारत माता का पूजा किया करते थे, उनका रिलीजन जो था देश प्रेम था। वो अपना सारा लाइफ सब चीज रिनाउंस छोड़ के सिर्फ मातृभूमि को लिबरेट कराने के लिए जो है वो अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। उनका सबसे बड़ा धर्म जो है वो पेट्रोटिज्म को ही अपना धर्म मानते हैं, भारत माँ का सेवा करना, इसको आजादी दिलवाना, ये ही उनका सबसे परम धर्म बन जाता है, सबसे बड़ा रिलीजन उनका बन जाता है। तो ये बिल्कुल ये न्यू कांसेप्ट है, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे भी जो इनफैक्ट जो दुर्गा या लक्ष्मी या सरस्वती का जो जो बात किया गया है वो एक मेटाफर है। ओके, अपनी भारत माँ को दिखाने के लिए, भारत माँ जो है ये क्या है, दुर्गा है, यानी कि दुर्गा किसका किसको सिंबलाइज करता है, ये शक्ति को सिंबलाइज करता है। ये भारत माँ मेरी वीक नहीं है, बहुत ही पावरफुल मेरी भारत माँ है। उसके बाद क्या है, कमला, लक्ष्मी, लक्ष्मी किसको सिंबलाइज करती है, प्रोस्पेरिटी को सिंबलाइज करती है। इसलिए देखिएगा जो अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं वो जो भारत माता का बनाते हैं उसमें आप देखिएगा उनके एक हाथ, भारत माँ के हाथ में क्या रहता है, धान रहता है जो कि प्रोस्पेरिटी को दिखाता है, एक हाथ में बुक रहता है जो कि नॉलेज को दिखाता है, और तीसरा जो है सरस्वती है, ये क्या दिखाती है, नॉलेज को दिखाता है, विजडम को दिखाता है, ज्ञान को दिखाता है। इस चीज को ये सिंबलाइज करता है। आप ध्यान से देखिए, कोई भी कंट्री, कोई भी राष्ट्र महान तब होगा जब वो पावरफुल होगा, उसके प्रोस्पेरिटी होगा, वहां के लोग संपन्न होंगे, और वो वहां का सोसाइटी क्या होगा, नॉलेजेबल होगा, तभी तो होगा। इनफैक्ट भारत जो शब्द है उसमें भा शब्द का अर्थ ही यही होता है, सीकर ऑफ नॉलेज, सीकर ऑफ नॉलेज। ये भूमि ही जानी जाती है सीकर के लिए, ना कि बिलीवर के लिए, जो ट्रुथ के सर्च में निरंतर सर्च में रहते हैं। तो उसी को भारत बोला हम लोग बोलते हैं। तो ये सब जब आप जाइएगा कल्चर में पढ़ने के लिए तो डिटेल से ये सब चीजों को पढ़ेंगे। बट अब आपको भी यहाँ समझना है कि जो ये सॉन्ग कंपोज किया गया इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था। यह जो जो नया कंसेप्ट जो है कल्चरल नेशनलिज्म, नेशनलिज्म को थ्रू कल्चर जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो एक शेप देने का कोशिश करते हैं। इस कारण से उन्होंने एक नया कंप्लीट माँ, भारत माता को वो इन्वेंट करते हैं ताकि लोग इमोशनली कनेक्ट हो सके। अभी भी आप देखते होंगे भारत माता की जय जब बोलते हैं तो कितना ज्यादा गूज बम्स होता है, कितना ज्यादा आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं इन सब चीजों से। तो इस कारण से उस समय भी ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे 1880s में, वो अपने पेन के थ्रू, लिटरेरी वर्क के थ्रू ये सब काम वो कर रहे थे।
तो अब देखते हैं आनंद मठ के बारे में समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि यहीं से आपका जो है वंदे मातरम जो है अ, लिया गया है। तो देखिए आनंद मठ का जो सेंट्रल प्लॉट है वो क्या है, ग्रुप ऑफ थोड़ा सा पानी पी लूं, कुछ प्रॉब्लम है गले में, सॉरी। जो आनंद मठ है देखिए इसका सेंट्रल प्लॉट क्या है, ये नोवेल जो लिखे हैं इन्होंने, इनका सेंट्रल प्लॉट क्या है, एक ग्रुप ऑफ सन्यासी होते हैं जो अपने आप को क्या कहते थे, संतनाज कहते थे, संतान, चिल्ड्रन ऑफ मदरलैंड। जो भारत माँ है उसके अपने आप को खुद को संतान करते थे, वो अपना कंप्लीट लाइफ, देयर लाइफ बस भारत माँ को आजाद करवाने में वो दे देते हैं। जो इसका सेंट्रल प्लॉट है इस नोवेल का, जो सीरियलाइज्ड है, तो उसका सेंट्रल प्लॉट यही है। तो उनका जो डिवोशन था सिर्फ उनके लैंड ऑफ बर्थ, जन्मभूमि से उनका डिवोशन था। तो वंदे मातरम जो ये सॉन्ग यही लोग गाते थे कि ये इनका क्या था, हाइम्स ऑफ डिवोशन था टू देयर मदरलैंड था। जैसे आप देख सकते हैं कि जो वंदे मातरम ये टेम्पल था, जो सॉरी तो आनंद मठ था, वो एक टेम्पल जो था उसमें भारत माँ की प्रतिमा होती थी और उसके 3 रूप हुआ करते थे। एक जो माँ थी, मदर डेट वाज, यानी कि जो इंडिया का ग्लोरियस पास्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का ग्लोरियस पास्ट क्या था, कितना मैजेस्टिक था, समझ रहे हैं ना, लायन, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये धान है ये प्रोस्पेरिटी को दिखा रहा है, साथ में ये जो सोड है ये क्या दिखा रहा है, पावर को दिखा रहा है। इंडिया वाज प्रोस्पेरस, वेरी पावरफुल एंड मेजेस्टिक, वेरी, इंडिया का पास्ट क्या रहा है, बहुत ग्लोरियस रहा है। उसके बाद बंकिम चटर्जी ये भी दिखाते हैं, मदर डेट इज, अभी के ये भारत माँ को दिखाते हैं, देखो ये कितनी वीक है, सफरिंग कर रही है मदर, सफरिंग मदर है अंडर कॉलोनियल रूल, ये वीक है, सबजुगेटेड है, चेंड है। आप देख रहे हैं कितना इसके वस्त्र फटे हुए हैं, कितनी कमजोर है, बट उनके अंदर एक विश्वास भी है कि मदर डेट विल बी, यानी कि जो भारत माता है वो फ्यूचर की कैसी होगी, और भी ज्यादा मैजेस्टिक होगी, और भी ज्यादा रिसर्जेंट होगी, रेडिएंट होगी, और अपने पास्ट ग्लोरी को रिस्टोर्ड करेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भारत माँ, फ्यूचर की जो भारत माँ होगी, वो काफी पास्ट के भी भारत माँ से काफी रेडिएंट होगी, काफी ग्लोरियस होगा, और पूरा दुनिया जो है भारत का जय जय गान करेगा। तो ये इनका देखिए इस 3 फॉर्म्स ऑफ भारत माता को वो कंसीव्ड करते हैं लिटरेरी वर्क आनंद मठ में। अब बताइए कहीं से रिलीजन है? बिल्कुल कहीं के, आप बताएं। और इसी भारत माँ का जो स्तुति किया जाता है, जो आप समझिए चालीसा पढ़ा जाता है, वही चालीसा क्या रहता है, वंदे मातरम रहता है। जो कि आनंद मठ के सन्यासी जो रहते हैं, जो संतनास थे, एसेटिक मोंक्स जो थे, वो इन्हीं माँ की स्तुति के लिए वो वंदे मातरम, इनकी ब्यूटी, इनकी प्रोस्पेरिटी, इनकी मैजेस्टिक का करते हैं, का कामना करते। तो देख सकते हैं कि कितना ही पावरफुल ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। और इसी कारण से जो है सर अरविंदो जो है वो बोलते हैं कि द मदर ऑफ हिज विजन, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी के जो मदर थी विजन, हेल्ड ट्रांसिएंट स्टिल इन हर ट्वाइस 70 मिलियन हैंड्स, नोट द बॉल ऑफ मेंडिकेंट। उस समय जो बंगाल प्रोविंस था उसका पॉपुलेशन लगभग आप देख सकते हैं कि ट्वाइस 70 यानी कि 140 मिलियन रहा होगा। तो उनके हाथ में क्या है, ये मैजेस्टिक क्या है, स्टील का, ये ट्रांसिएंट स्टील का क्या है, सोर्ड है, यानी कि उनकी भारत माँ क्या थी, बहुत पावरफुल थी, ना कि भिखारी का जो मेडिकेंट होते हैं संतों का, भिखारियों का कटोरा था उनकी, उसके हाथ में था। तो आप समझ सकते हैं कि जो आनंद मठ था वो रियली में क्या था, वो रिलीजन ऑफ क्या था, एक नया रिलीजन जो था, रिलीजन ऑफ पैट्रियोटिज्म था, समझ रहे हैं ना, देशभक्ति का वो एक नया रिलीजन था। वो बिल्कुल जो अभी का हिंदुइज्म है या उस समय का जो हिंदुइज्म, उससे उसका लेना देना कुछ नहीं था। है इसी वजह से आप देखिएगा कि जो हम आगे देखेंगे तो देखिए अब जो नेक्स्ट चीज है हम देखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी एज अ हिस्टोरिकल पर्सनालिटी। तो इनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनको नहीं समझेंगे तो इनका इंटेंशन क्या था क्रिएशन ऑफ वंदे मातरम वो नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए बंकिम चटर्जी क्या थे, चट्टोपाध्याय चटर्जी ये क्या थे, बहुत बड़े नोबलिस्ट थे और पोएट थे इंडिया के, समझ रहे नहीं। और ओबियस आप सबको पता है वंदे मातरम के ऑथर भी यही है जो कि नेशनल सॉन्ग है भारत का। तो सिग्निफिकेंस क्या था,
वंदे मातरम का जो इन्होंने कंपोज किया था, वो काफी रिगार्डेड एज ए माइलस्टोन इन द नेशनलिस्ट थॉट। क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए सिंबलाइज क्या करता है, डिवोशन टू द मदरलैंड को। वंदे मातरम किस चीज को सिंबलाइज करता है? डिवोशन टू मदरलैंड, ना कि कोई दुर्गा या शक्ति काली, इसके डिवोशन के लिए आपको सिंबलाइज करता है। वो मदरलैंड, आप जिस भूमि पे आप पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जो आपको सस्टेन कर रहा है, उसके डिवोशन की ये बात करता है। कंप्लीट पेट्रियोटिज्म का बात करता है। ये पेट्रियोटिज्म को क्या करता है, स्पिरिचुअलाइज्ड कर देता है। और साथ में जो यूनिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी यहाँ के लोगों का, और जो पॉलिटिकल अवेकनिंग, उसके बीच में क्या एक ब्रिज, एक यूनिटी पैदा करने का कोशिश करता है। तो जो ये पावरफुल आइडिया जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वंदे मातरम और आनंद मठ नॉवेल के थ्रू, वो जिसमें कि इन्होंने नेशन को, जो भारत है, उसको पर्सोनिफाइड कर दिया एज ए मदर, भारत माता, एक काफी पावरफुल कॉन्सेप्ट था। लोग क्या होता है कि ये राष्ट्र ऐसे लोग को लगेगा ज्योग्राफिकल एंटिटी है तो उतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, बट जब आप उनको जीवंत माँ बना देते हैं तो लोग क्या होता है इमोशनली इससे कनेक्ट हो जाते हैं। और जब उनको समझ आता है तुम्हारी माँ चेंड है, गुलाम है, तो इसको इसको आजाद करवाना है तो लोग क्या होगा, उसके लिए प्रयास करेंगे, लोग उस चीजों को समझ पाएंगे। क्योंकि नेशनलिज्म आप कैसे समझा सकते थे? तो उस समय आपको पता है कि इंडिया उतना एजुकेटेड भी नहीं था। देखिएगा तिलक भी बाद में जो है वो कल्चर को यूज करते हैं, जैसे गणेश फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल को यूज करते हैं मास मोबिलाइजेशन के लिए। तो ऐसा नहीं था कि तिलक जो थे वो सेक्टेरियन थे या कम्युनिस्ट, बिल्कुल नहीं थे। देखिए तिलक की मैं एक बात बताता हूँ आपको, जो तिलक थे वो कहते हैं स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, समझे? तो और ये भी साथ में कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर स्वराज मुझे अंग्रेज अपने मुस्लिम रूलर दोस्तों के ही अंदर देना चाहता है, वो वही रूलर बने, वही सब चीज बन जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझे स्वराज चाहिए। और तो काफी काफी सेकुलर लोग थे वो लोग, वो रिलीजन से उनका कोई लेना देना नहीं था, चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी हो, चाहे आपके बाल गंगाधर तिलक हो। ये सब कल्चर को इसलिए यूज किया जा करते थे क्योंकि लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकते हैं ना आप। आज ही देखिए जब भी दुर्गा पूजा होता है या कोई भी फेस्टिवल होता है तो कितने मास में लोग बाहर आते हैं, समझ रहे हैं ना? आई होप कि चीजें कुछ कुछ क्लियर हो रही होगी आपको। तो देखिए जो ये नेशन को इन्होंने पर्सोनिफाइड कर दिया है, जो मदर भारत माता, वो क्या किया, वो प्रोवाइडेड आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन फॉर इंडिया। जो अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसको क्या किया, ये आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन देता है। आप देख सकते हैं तिलक भी इस चीज को यूज करते हैं, कल्चर को, गणेश फेस्टिवल, ये सब को यूज करते हैं। बाद में जाके आप देखिए जब गांधी जी आते हैं तो वो इथिकल नेशनलिज्म को यूज करते हैं, वो कल्चरल नेशनलिज्म को नहीं यूज करते हैं। वो जो सफरिंग्स था लोगों को, रिलीजन कल्चर से नहीं जोड़ते हैं, नेशनल जो कॉमन सफरिंग था सब लोगों को, उससे वो नेशनलिज्म को जोड़ते हैं और मोरलिटी को लाते हैं नेशनल मूवमेंट में। वो ट्रुथ नॉन वायलेंस जो मोरलिटीज है उसको लाते हैं वो। तो वो आप जब देखिएगा, अब वंदे मातरम के थ्रू जो है आप क्या कहते हैं, इंडिया का कंप्लीट आप जो नेशनलिज्म डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में कैसे गया, ये भी आप वंदे मातरम के थ्रू अच्छा तरह से आप जान सकते हैं। आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं इस चीज को, और मे बी कहीं ऐसे में मेंस में क्वेश्चन भी आ जाए, हु नोस। तो देखिए इनका जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, इनका कुछ मेजर वर्क्स को देखते हैं। दुर्गेश नंदिनी इन्होंने 1865 में पब्लिश किया, जो कि माना जाता है कि फर्स्ट मेजर बंगाली नॉवेल था दुर्गेश नंदिनी, ना कि आनंद मठ। ये क्या था, ये लेड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन फिक्शन कहा जाता है इसके बारे में, ये इसका जो विशेषता था। फिर कपाल कुंडला 1866 में ये पब्लिश किया जाता है। ये जो मोरलिटी, कल्चर, आइडेंटिटी, उस समय जो नेशन सीख कर रहा था उसका आइडेंटिटी क्या होगा, उस पे थीम इसका बेस्ड है। फिर आनंद मठ कौन भूल सकता है, it was the Anand Math became the religion of patriotism। इसका मोस्ट फेमस वर्क था ये, सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सन्यासी रेबेलियन। और देवी चौधरानी इसमें एक वेमेन जो है उसका रेजिस्टेंस जो है कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट दिखाता है। तो ये देख सकते हैं जो ये सारा जो इनका वर्क्स है ये पोर्ट्रे करता है उस समय का जो भारत का जो सोशल, कल्चरल, मोरल डायलेमास था। एक कॉलोनाइज्ड सोसाइटी का भारत उस समय क्या था, कॉलोनाइज्ड था, जो कि अपना सेल्फ आइडेंटिटी ढूंढ रहा है। तो उसी के बैकग्राउंड में ये सारे नॉवेल्स जो है बंकिम चटर्जी लिखते हैं, और इसी कारण से जो है इनको रिगार्डेड किया जाता है साहित्य सम्राट इन बंगाली लिटरेचर। बंगाली लिटरेचर का इनको साहित्य सम्राट यानी कि इंपीरियर ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी क्या किए, लिटरेचर को यूज किए एज ए टूल ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड शेपिंग कल्चरल सेल्फ अवेयरनेस दैट लेडर इवॉल्व इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड इंडियन नेशनलिज्म।
तो आप देख सकते हैं कि इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल था बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक वो हम शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल लीगेसी एंड रोल ऑफ वंदे मातरम प्लेड इन फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए डायरेक्ट हो सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट वाज द हिस्टोरिकल लीगेसी एंड रोल वंदे मातरम प्लेड इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो चलिए देखिए, सबसे पहले 1896 में जो कलकत्ता का सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आप समझ रहे ये इंडियन नेशनल क्या है, प्लेटफॉर्म है, अभी का इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। जो कलकत्ता सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इस समय फर्स्ट टाइम जो है वंदे मातरम को इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कलकत्ता सेशन है 1896, उसमें इसको क्या किया जाता है, गाया जाता है। और इसको कौन गाते हैं, नन अदर देन द गुरुजी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए पीटी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन फर्स्ट टाइम इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में फर्स्ट टाइम और कौन इसको गाए थे। और अच्छी बात यह है कि यही रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, जो उस समय तो ये नेशनल सॉन्ग नहीं था, बाद में जाके बनता है ना। और जो नेशनल एंथम जनगण मन है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही गाए। और अच्छी बात यह है कि कलकत्ता सेशन जो 1911 का हुआ था, सेम कलकत्ता सेशन ऑफ आईएनसी का जो हुआ था 1911 का, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जो है क्या गाते हैं, वो जनगण मन गाते हैं। तो करेक्टेड फैक्ट था, इसलिए हम सोचे तो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट बार 1896 का जो कलकत्ता सेशन है उसमें वो रविन्द्रनाथ टैगोर गाते। इससे क्या हुआ कि वंदे मातरम को क्या हुआ, नेशनल प्रोमिनेंस मिल गया। जैसे सपोज कीजिए आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर किसी सॉन्ग को गाए या कहीं, तो कितना मीडिया कवरेज मिलता है, उस चीज को नेशनल प्रोमिनेंस मिलता है। तो उसी तरह से क्या है कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर इस सॉन्ग को गाते हैं तो इस सॉन्ग को क्या मिलता है, नेशनल प्रोमिनेंस मिल जाता है। उसके बाद आप देखिए इसका यूज भी होने वाला है फर्स्ट पॉलिटिकल टूल की तरह। देखिए 1905 में क्या आते हैं, करजन जी आते हैं और ये बंगाल को क्या करते हैं, पार्टीशन कर देते हैं। उस समय आप देख सकते हैं कि ये सब जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, इनके रोल के कारण क्या होता है कि बंगाल में खास करके नेशनलिज्म जो अच्छा खासा ग्रो कर गया था। इस कारण से भी जो है बंगाल का पार्टीशन किया जाता है ताकि नेशनलिज्म को क्या किया जाए, वीक किया जाए। अब देखिएगा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब जब नेशनलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा तो अंग्रेज क्या करेगी, ऐसा पॉलिसी लाएगी जिससे कि नेशनलिज्म को कमजोर किया जाए। जैसे कि कम्युनलिज्म को अंग्रेज लाती है इंडिया में, जो इन भारत में जो कम्युनलिज्म बिल्कुल नया फिनोमेना है। पास्ट में या एंशिएंट मिडिवल इंडिया में कम्युनलिज्म जैसा कुछ भी नहीं था, कंप्लीट मॉडर्न कंसेप्ट है जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड थी। उस समय की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता था। तो अब वो सब चीजों को भी को हम देखेंगे शॉर्ट में। तो देखिए 1905 में क्या होता है, आप सबको पता होगा, बंगाल पार्टीशन होता है करजन के द्वारा। और 7 अगस्त 1905 को क्या होता है, रिजोल्यूशन पास किया जाता है टाउन हॉल कलकत्ता में बाइकॉट के लिए और स्वदेशी मूवमेंट के लिए। तो वंदे मातरम जो है फर्स्ट टाइम यूज्ड एज ए पॉलिटिकल स्लोगन। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि वंदे मातरम फर्स्ट टाइम यूज एज ए पॉलिटिकल स्लोगन कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 में हुआ था। आप देख भी सकते हैं कि 7 अगस्त 1905 में व्हेन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटिंग ऑल कम्युनिटीज, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऑल कम्युनिटीज यानी कि हिंदू, मुस्लिम, वेमेन, मेन, समझे सारे कम्युनिटीज रेंट द स्काई विद द क्राइज ऑफ वंदे मातरम एंड अदर स्लोगन्स एज दे वेंट इन प्रोसीजन towards the town hall in Calcutta, where at largely attended historic meeting क्या था उसमें, फेमस रिजोल्यूशन ऑन बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड वो ऑफ स्वदेशी वाज एडॉप्टेड। तो देख सकते हैं फिर उसके बाद अक्टूबर 1905 में क्या होता है, वंदे मातरम संप्रदाय फाउंड किया जाता है नॉर्थ कलकत्ता में। इनका एम क्या रहता है, टू प्रमोट द, देखिए आइडिया ऑफ मदरलैंड। देख रही है आज मदरलैंड जो है भारत माता है, उसके आइडिया को प्रमोट करना एज ए मिशन एंड ए रिलीजियस पैशन। तो एवरी संडे ये क्या करते थे, मेंबर्स जो इस सोसाइटी को होते थे पर वंदे मातरम संप्रदाय की, एवरी संडे को जो मेंबर सोसाइटी को होते थे वो वेंट आउट फॉर प्रभात फेरी, वो प्रभात फेरी निकाला करते थे जिसमें कि वो गाते थे वंदे मातरम, गाते बजाते वो निकाला करते थे। और ये भी कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी पर्सनालिटी भी समटाइम्स इसको प्रभात फेरी को फेरी ज्वाइन करते थे, प्रभात फेरी ऑफ वंदे मातरम संप्रदाय। तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये संप्रदाय वंदे मातरम संप्रदाय था। नाम भी आप देखिए क्या रखा गया है, वंदे मातरम संप्रदाय है। उसके बाद देखिए फिर नवंबर 1905 में क्या होता है, रंगपुर एक स्कूल रहता है बंगाल में, वहां पे क्या करता है सरकार, 5 फाइन ऑफ ₹5 वाज इम्पोज्ड ऑन ईच 200 स्टूडेंट्स। सब स्टूडेंट 200 स्टूडेंट जो कि सिर्फ क्या किए थे, गिल्टी ऑफ क्या थे, चेंटिंग वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, वो सारे चेंट किए थे। समझ सकते हैं कि जस्ट चेंटिंग ऑफ वंदे मातरम भी क्या हो गया था, उसमें सेडिशन हो गया था। देखिए आप आगे भी देखिए क्या क्या इंसिडेंट होता है वंदे मातरम से रिलेटेड।
देखिए, अगस्त 1906 में मैंने बताया था कि इंग्लिश डेली वंदे मातरम जिस लॉन्च किया गया था अंडर द एडिटरशिप ऑफ बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो लेटर जॉइन एज जॉइंट एडिटर। उसके बाद क्या होता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सी 1908 में क्या होता है, कलकत्ता में लोकमान्य तिलक को मांडले बर्मा में उसके लिए रिपोर्ट किया जाता है। तो वहाँ क्या होती है, क्राउड जमा हो जाती है बहुत सारे, और सब सारे क्राउड क्या करती है, मॉब जो होती है वो चैंट करती है वंदे मातरम, और पुलिस के साथ हाथापाई भी होता है, समझ रहे हैं? होता है। तो समझिए वंदे मातरम कर्नाटक में भी पहुंच चुका है, वहां के लोगों को, यानी कि आप देख रहे हैं वंदे मातरम क्या है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल को, डिफरेंट रीजन ऑफ पीपल को यूनाइट करने में कितना कैटलिस्ट, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इसी कारण से वंदे मातरम का जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इतना इमेंस है कि इसको आप देखेंगे आगे चल के कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस होता है तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो 24 जनवरी 1950 को इसको नेशनल सॉन्ग के रूप में अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है 20 मई 1906 का, इसको कहते हैं बैरिसल इंसिडेंट, ये अभी बांग्लादेश में पड़ता है। इसमें क्या होता है, ओवर 1000 हिंदूज एंड मुस्लिम्स मार्च टुगेदर शाउटिंग वंदे मातरम। देखिए कितना आश्चर्यजनक बात है, 20 मई 1906 तक देखिए क्या हो रहा है, 10,000 हिंदूज एंड मुस्लिम्स मार्च टुगेदर शाउटिंग वंदे मातरम। तो ये देखिए क्या डिमोन्स्ट्रेट करता है, ये डिमोन्स्ट्रेट किस चीज को करता है, कि ये क्या था, ये वंदे मातरम क्या था, अर्ली इंक्लूसिव अपील था इसका, यानी कि 1906 1905 में इसका क्या था, इंक्लूसिव अपील था, समझ रहे हैं? तो ऐसा क्या हुआ 1937 तक आते आते कि गांधी जी जैसे नेता को इसके 4 स्टेंजा को हटाना पड़ा। तो इस चीज को समझना काफी बेहद जरूरी है। उसके बाद क्या किया, ऑब्वियस है गवर्नमेंट क्या की, बैंड कर दी वंदे मातरम सिंगिंग को। तो अब देखिए ध्यान से, तो गवर्नमेंट क्या किया होगा ऐसा, तो उस चीज को हम समझते हैं कि गवर्नमेंट क्या किया। आप ध्यान से देखिए इसी दौरान क्या होता है। अब देखिए एक हम एआई के थ्रू जनरेट किए हैं, और एक ट्री एनोलॉजी के थ्रू आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इंडिया में कैसे हुआ और कैसे वो स्टेट स्पॉन्सर था। इस चीज को हम समझने का कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए 1906 में किसको बनाया जाता है, मुस्लिम लीग को। कौन थे, आगा खान, ये सारे नवाब थे, जमींदार लोग थे जिनका इंटरेस्ट ब्रिटिश के साथ मिलता था। ये लोग क्या करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है सरकार, समझे, उसका नाम क्या है, मुस्लिम लीग। कब बनता है, देखिए इसका ईयर आप ध्यान से देखते चलिए, 1906 में, ठीक। उसके बाद क्या होता है, मॉडल मिंटो रिफॉर्म होता है कब, 1909 में। और इसमें क्या किया जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स देखिए, और जो रिजर्वेशन है दोनों में बहुत अंतर है। छोटा सा कंसेप्चुअल वे में आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मान लीजिए कि एक कोई भी आपका ये शहर है, इसमें ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, ठीक। 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 1 2 3 4, 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, ठीक। अब देखिए रिजर्वेशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में का सीट अगर हम मान लीजिए रिजर्व कर देते हैं मुस्लिम के लिए, किसी भी रिलीजियस सोसाइटी के लिए, मान लीजिए सिख के लिए या मुस्लिम के लिए मान लीजिए सीट रिजर्व कर देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तो और अदर भी कम्युनिटी के लोग हैं, तो क्या होगा, हर पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए रिजर्व है मुस्लिम, तो मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा, बट वोट उसको कौन देगा, सारे रिलीजन के लोग देंगे, तो वही जीतेगा ना जिसको सारे कम्युनिटी के लोग वोट देंगे। तो वो जो कम्युनिटी विन होके आएगा वो क्या होगा, इस जितने भी कम्युनिटी है उनके हित के बारे में सोचेगा। बट सेपरेट इलेक्टोरेट क्या किया कि नहीं, अगर ये सीट रिजर्व है तो यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा होगा, और इसको जो वोट भी जो देंगे वो सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे, उसमें हिंदू वोट, तो जो कैंडिडेट जीतेगा वो क्यों अदर कम्युनिटीज का बात करेगा, वो तो सिर्फ अपने कम्युनिटीज को ही रेडिकलाइज करेगा, उनका ही बात करेगा। तो देखिए जो ये मॉडल रिफॉर्म था जो कि इंट्रोड्यूस करता है सेपरेट, यही जो है सीड ऑफ पाकिस्तान था, जो सेपरेट मॉडल रिफॉर्म था, इसको आप क्या कर सकते हैं, दैट वाज द सीड फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान का ये सीट था जो फ्यूचर में देखिएगा पाकिस्तान बनता है। और इसी वजह से है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वो अपना जो बुक है इंडिया डिवाइडेड, उसमें बोलते भी हैं कि जो वायसरॉय मिंटो को ही वो बोलते, जिन्ना को नहीं बोलते, वो बोलते वायसरॉय मिंटो जो था, ही वाज द फादर ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि ये क्या करता है, सेपरेट सेपरेट इलेक्शन, ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर देता है कम्युनलिज्म को, समझ रहे हैं ना। अ, उसके बाद क्या होता है 1909 के बाद, देखिए, और साथ में पहले से ये 1906 में क्या कर रखे हैं, इस
गार्डन जो बनने वाला है इसको वाटरिंग करने के लिए सस्टेन्ड वे में वाटरिंग करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए, सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना देती है अंग्रेज। समझ रहे हैं ना, मुस्लिम लीग को आप देख सकते हैं, बना दिया जाता है। ये इसको सस्टेन करेंगे, सारे जो लीडर हैं इसी को ज्वाइन करते, बाद में जाके आप देखिए। और यही जो सीड है ये स्प्राउट बन जाता है। कब बन जाता है? ये बंदा जो आपको दिख रहा है यही है स्प्राउट, रहमत अली, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट। ये क्या करता है? कॉइंड करता है फर्स्ट टाइम टर्म पाकिस्तान को, कॉइंड टर्म पाकिस्तान। उसके बाद ये जो स्प्राउट निकला, ये सीड तो 909 में रख दिया गया था जो, और उसमें पानी डालने के लिए थे, साथ साथ में खाद देने के लिए, पानी डालने के लिए अंग्रेज अपना प्रोपेगेंडा मशीनरी को भी चलाता था। आप देख रहे हैं कि उधर वंदे मातरम 1885 में बंकिम चंद्र 1875 में कंपोज किए हैं, 1882 में आनंद मठ में आता है। वो जनरेशंस ऑफ लीडरशिप को इनर्जाइज करता है। तो क्या करता है वो? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना देके मिसलीड करता है जी। आप देखिएगा कि 1870s में ही हंटर कमीशन आता है, द इंडियन मुसलमान एक बुक वो पब्लिश करता है, जिसमें वो बताता है कि मुस्लिम का जो कंडीशन इंडिया में था वो काफी पैथेटिक है। तो देखिएगा जो ब्रिटिश का पॉलिसी जो रहता है वो रहता है पॉलिसी ऑफ फियर प्लस अपीजमेंट। फियर क्या कि देखो अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो मुस्लिम जो हिंदू लोग हैं वो डोमिनेंट है यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में, वो तुमको इंगल्फ कर जाएंगे, हमेशा उनको डराया जाता था। और दुभाग से उस समय कुछ मूवमेंट भी चलता है उर्दू को लेके, उसके बाद काउ स्लॉटर को लेके। अब देखिए 1857 कितना सेकुलर था, हिंदू मुस्लिम साथ होके लड़े थे। जो कमिटी बनाया जाता है 1857 में, आप देखिएगा कि काउ स्लॉटर को बैन कर दिया जाता है, काफी चीज सेकुलर वे में। बट यहाँ पे आप देखिए अंग्रेज जो करती है, क्या करती है? फियर और साथ में अपीजमेंट। गवर्नमेंट उस समय तो कोई जॉब था ही नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब था। बट हिंदूज में क्या था कि गवर्नमेंट जॉब साथ वो सब काफी लोग बिजनेस भी किया करते थे, उनके पास अदर प्रोफेशंस भी हुआ करता था। बट मुस्लिम लोगों में क्या था? एक ही ऑप्शन हुआ करता था, जस्ट गवर्नमेंट जॉब। तो उनको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन देना, प्रमोशन देना, इसके थ्रू क्या किया जाता था? उनको अपीज भी किया जाता था और साथ साथ में हिंदू का डर भी दिखाया जाता था। तो और इस पॉलिसी के पहले जो विक्टिम बनते हैं काफी इनलाइटेंड सर सैयद अहमद खान बनते हैं, और वो जो है जो टू नेशन थ्योरी है उसके प्रोपाउंडर बनते हैं। वही कहते हैं कि नहीं, जो इंटरेस्ट है हिंदू मुस्लिम का काफी डिस्टिंक्ट है। पहले देखिएगा जब वो सर सैयद अहमद खान रहते हैं, वो बोलते हैं कि हिंदू एंड मुस्लिम आर टू ब्यूटीफुल आईज ऑफ इंडियन ब्राइड। ओके, भारत को दुल्हन की तरह कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम उसके दो खूबसूरत आंखें हैं। बट बाद में जब देखिएगा कि वही सर सैयद अहमद खान जो है बोलते हैं वो कि नहीं, हिंदू और मुस्लिम का जो है इंटरेस्ट काफी डिस्टिंक्ट है, और वही जो है बीज रखते हैं आपको 1880s में के दौरान ही जो टू नेशन थ्योरी का, और इसको पॉपुलराइज्ड जो है टू नेशन थ्योरी को, फिलोसफलाइज जो है टू नेशन थ्योरी को अल्लामा इकबाल, मोहम्मद इकबाल साहब करते हैं, और इसको पॉपुलराइज जो है पब्लिक तक लाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। समझ रहे हैं इस चीज को? देखिए ध्यान से, एक अंग्रेज सपोर्ट दे रहा है, इस ट्री को वाटर दे रहा है, क्या क्या दे रहा है? फर्टिलाइजर दे रहा है थ्रू प्रोपेगेंडा के थ्रू। समझ रहे हैं ना? डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पब्लिश करके प्रोपेगेंडा के थ्रू, और साथ में वो गार्डनर को भी बना रखा है जो कि इसका देखभाल करते रहेगा मुस्लिम लीग को। तो देखिए यही ट्री जो होता है आपको 1930 में जब देखिएगा ये स्प्राउट जो है क्या बन जाता है आपका? ये प्लांट बन जाता है। अल्लामा इकबाल ये क्या करते हैं? ये डिमांड करते हैं 1930s का जो इलाहाबाद सेशन होता है मुस्लिम लीग का, उसमें क्या करते हैं? ऑटोनॉमी डिमांड कर देते हैं, ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया इन नॉर्थ वेस्टर्न जो भी पार्ट है इंडिया का, उसमें ये क्या करते हैं? ऑटोनॉमी का बात करते हैं। अभी देखिए सेपरेशन का बात या पार्टीशन का बात नहीं कर रहे। उसके बाद आते हैं 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना। देखते हैं कितना बड़ा ये जो सीड लगाया गया था वो कितना बड़ा पेड़ बन जाता है जिन्ना साहब, पेड़। आप देखिए ये क्या कहते हैं, कंप्लीट 1940 का जो आपका लाहौर सेशन होता है मुस्लिम लीग का, 1940s का जो लाहौर सेशन होता है मुस्लिम लीग का, उसमें ये क्या बोलते हैं? पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान का डिमांड कर देते हैं, पार्टीशन ऑफ इंडिया का ये डिमांड करते हैं, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान का ये बात करते हैं कि नहीं, कि पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री होना चाहिए। तो जो सीड सेपरेटिज्म का शो किया था मॉडलिंग इनटू रिफॉर्म, वही बाद में जाके स्प्राउट बनता है रहमत अली के रूप में, जो कि टर्न कॉइन करते हैं पाकिस्तान को, और वो सैपलिंग जो है प्लांट बन जाता है इकबाल के फॉर्म में, जो कि ऑटोनॉमी का डिमांड करते हैं और टू नेशन थ्योरी को फिलोसफलाइज्ड करते हैं
और वही प्लांट जो है ट्री बन जाता है जिन्ना के रूप में 1940 आते आते। अब देख रहे हैं 1930 और 40 के पीरियड में कितना ज्यादा सेपरेटिज्म का बात किया जा रहा है। तो इस कारण से ही आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं कि 1937 का जो कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा जस्ट टू अपीज और एकोमोडेट जो मुस्लिम कम्युनिटी इस देश में, उनको करने के लिए कि नहीं, जो ये कंट्री जो है कंप्लीट सेकुलर रहने वाला है, कहीं पे भी हम लोग डोमिनेट नहीं करेंगे, ये माइनॉरिटी को टोटल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इस कारण से डिसीजन लिया, जो कि मैं मानता हूँ बिल्कुल ही सही था उस समय के दौर में। यही ट्री देखिए 1940s में पार्टीशन ऑफ इंडिया का बात करते हैं, और यही ट्री क्या होता है 1947 में क्या होता है, बर्थ ऑफ पाकिस्तान हो जाता है। और इसका जो फल है वो आज हम भारतवासी सब खा रहे हैं। क्या, किस फॉर्म में? कभी टेररिज्म के फॉर्म में, कभी सेपरेटिज्म के फॉर्म में, कभी कम्युनलिज्म के फॉर्म में। पूरे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जो है पाकिस्तान जो है वो क्या कर रखा है, वो कम्युनलाइज्ड कर रखा है, ये रेडिकलाइज्ड कर रखा है। इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखिएगा कि आज भी ऐसा नहीं है कि हम इस चीज से मुक्ति पा पाए। आज भी हमारे देश का जो सबसे बड़ा बिगेस्ट थ्रेट जो है ये कम्युनलिज्म ही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कम्युनलिज्म जो है इंडिया में स्टेट स्पॉन्सर्ड था है। उसके बाद आप देखिएगा इसको ये तो गार्डनर थे ना। साथ में क्या होता है कि जब अंग्रेज गवर्नमेंट जो है एक ही वर्ग का, एक ही समुदाय को जबरदस्ती अपीज कर रही है, उसके लिए काम कर रही है, तो क्या होता है इसके रिएक्शन में, और ये सब काफी सेपरेटिस्ट समय का जो इन लोगों का स्पीच देखिएगा, काफी ज्यादा कॉमनल स्पीच रहता है सबके, जिन्ना के या अल्लामा इकबाल साहब के भी, सबका काफी जो जो मुस्लिम लीग के लीडर्स होते हैं उनका काफी कॉमनल स्टेटमेंट होता था। उसके रिएक्शन में जो है 1915 में क्या होता है, हिंदू महासभा जो है मदन मोहन मालवीय और अदर पर्सनालिटी जो बहुत सारे उसके मेंबर, कांग्रेस के मेंबर थे, वो बर्थ ले लेता है 1915 में। हरिद्वार में सेशन होता है, वहां पे जो है ये हिंदू महासभा बनता है। अब देखिए क्या होता है कि देखिए अंग्रेज को कितना मजा मिल जाता है। अब ये दोनों जो है, ये कम्युनलिज्म बात कर रहा है एक्शन, तो इसके रिएक्शन में ये भी अपना कम्युनलिज्म का बात हो रहा है। बीच में बेचारी जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो पिस रही है इन दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे को ऑक्सीजन दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना? ये एक्शन तो इसका रिएक्शन, ये एक्शन ये एक्शन। बीच में बेचारा मिडिल पाथ जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उस समय का, वो बेचारा मिडिल पाथ लिए हुए है, इसमें पिसी हुई है। और अंग्रेज ऑब्वियस है कि हिंदू महासभा को कोई भाव नहीं देगा, क्योंकि उसको तो अभी भी देखिए अमेरिका क्या पॉलिसी है, इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अब देख सकते हैं अभी भी कुछ भी बदला नहीं है, अभी भी वही सब चीज है। जब चीजों को कनेक्ट करके पढ़िएगा तो चीजों को काफी बेहतर रूप से समझिएगा। तो आप ये देखिए कंप्लीट ये स्ट्रक्चर जो है उस समय भारत का जो है 1906 से लेके आप देख सकते हैं, जो बर्थ ऑफ मुस्लिम लीग से लेके 1947 तक का आप देख सकते हैं क्या रहा है बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो तभी आप देखिए जो कांग्रेस का डिसीजन था 1937 का, जो 4 स्ट्रेंजा को हटाने का, अब उसको आप समझ सकिएगा क्यों हटाया गया था। तो चलिए देखिए, तो आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, वंदे मातरम को ग्लोबल स्टेज पे लेके जाया जाता है, उसको इंटरनेशनलाइज किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? देखिए 1907 में मैडम भीखाजी कामा जो थी वो अनफर्ल करती है फर्स्ट इंडियन ट्राई कलर। सबसे पहले जो है कहाँ पे करती है? स्टुटगार्ट, बर्लिन, जर्मनी में, जिसपे क्या इंस्क्राइब्ड होता है? वंदे मातरम होता है। समझे? ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है सिंबॉलिक अराइवल ऑफ वंदे मातरम और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। उसके बाद तो क्या था, बस मैडम जी जो झंडा पे वंदे मातरम लिख के फहरा दी, उसके बाद तो जर्मनी, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरा अफ्रीका में जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे, पैट्रियट्स थे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम से बढ़ जाता है। आप देखिएगा उसका एग्जाम्पल में, आप देखिए ध्यान से, 17 अगस्त 1909 में क्या होता है मदन लाल ढींगरा जो थे, जो कि हैंग किए जाते हैं इंग्लैंड में, उनका लास्ट वर्ड क्या था बिफोर हैंगिंग? उनको ले जाते वंदे मातरम वो बोल रहे थे। 1909 में जेनेवा से ये मैगजीन बाहर से भी, देश में जो निकला था 1906 में वो बिपिन चंद्र पाल वंदे मातरम, बाहर में भी देखिए जो मैगजीन निकल रहा है देश के अंदर में 1909 में, उसका नाम क्या था? वंदे मातरम था। अक्टूबर 1912 में आप देखिए जब गोपाल कृष्ण गोखले केप टाउन साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो उनका ग्रैंड प्रोसीजन वेलकम करता है क्राइज ऑफ किससे? वंदे मातरम से। आप देख सकते हैं वंदे मातरम कितना इंटरनेशनलाइज हो रखा है, केप टाउन में, जेनेवा में, ओके, बर्लिन में। तो अब चलिए अब हम देखते हैं जो सॉन्ग है वंदे मातरम और इंडियन नेशनल कांग्रेस का,
में ये कैसे हुआ? देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, नॉट ओनली एप्रिसिएटेड, अगर एक वर्ड में हम बात करें तो वंदे मातरम सॉन्ग जो इसको सिर्फ एप्रिसिएट ही नहीं किया बट ऑल्सो एडॉप्टेड। आप देख सकते हैं कि इसको एडॉप्ट भी किया जाता है इट फॉर्मली इन इट्स नेशनल सेरेमनी। जो भी इनकी नेशनल सेरेमनी हुआ करती उसमें क्या करती थी, इनको एडॉप्ट भी की थी, फॉर्मली गाते भी थे ये। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 1896 में जो कलकत्ता कांग्रेस सेशन हुआ था, कांग्रेस का जो कलकत्ता सेशन हुआ था, उसमें टैगोर क्या करते हैं, इस सॉन्ग का रेंडिशन करते हैं। 1896 में टैगोर्स रेंडिशन एट कलकत्ता कांग्रेस सेशन। ये देखिए क्या होता है, ये बताया था ना, नेशनल प्रोमिनेंस सॉन्ग को दे देता है और ये क्या करता है, इम्बेड भी कर देता है इस सॉन्ग को कांग्रेस का जो कल्चरल आइडेंटिटी था उसमें। इसी कारण से क्या होता है, अंग्रेज कभी कभी बोलते थे कांग्रेस जो है ये हिंदुओं की पार्टी। मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा यही बोलता था कि कांग्रेस जो है हिंदू की पार्टी है, हिंदू की पार्टी है। तो आप देखिए ध्यान से 1905 में क्या होता है, स्वदेशी मूवमेंट जब होता है तो फॉर्मल एडॉप्शन, 1905 में फॉर्मल एडॉप्शन होता है। कहाँ पे, वाराणसी सेशन जो कांग्रेस होता है उसमें वंदे मातरम का कांग्रेस जो है फर्स्ट टाइम, इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट टाइम इसको क्या करती है, एडॉप्ट करती है। ओके, तो उसके बाद देखिए 1937 में देखिए क्या होता है, यहाँ देखिए आप वाराणसी सेशन जो हो रहा है 1905 में, कांग्रेस क्या कर रही है, इसको एडॉप्ट कर रही है, इसको टैगोर जैसे पर्सनालिटी इसको गा रहे हैं। लेकिन देखिए 1937 में क्या होता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्या करती है टू मेंटेन सेक्युलर फैब्रिक ऑफ इंडिया, सिर्फ 2 स्टेंजा को ही रखती है, बाकी को रिमूव, 4 स्टेंजा को क्या करती है, रिमूव कर देती है। देखिए तो इसके अब इसके क्या रहा, 1930s में ये डिबेट ओवर जो सॉन्ग था हिंदू गॉडेस दुर्गा, वो स्टार्ट हो जाता है। आप देख ही सकते हैं कि जस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड था और जो हम वंदे मातरम में देख चुके हैं कि जो वहाँ पे दुर्गा लक्ष्मी वो सब सिंबॉलिक है, वो मेटाफर था। पर उस समय जो हमारे लीडर्स थे उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर नहीं था। सारा जो स्टेट एपरेटस था वो कंप्लीट उस समय फॉरेन रूलिंग क्लास जो अंग्रेज थे उनके हाथ में था। तो बेचारे वो क्या करते हैं, जस्ट उसमें गांधी जो ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी रहती है इसमें गांधी जी बहुत सारे दिवंगत नेता इसके मेंबर रहते हैं, वो क्या करते हैं सिर्फ 2 स्टेंजाज को रख लेते हैं और 4 स्टेंजाज को जो है वो रिमूव कर देते हैं। बट इससे देखिए पार्टीशन तो रुका नहीं, आप सोच सकते हैं ये सब करने से भी नहीं रुका, बट इट वाज वेरी गुड स्टेप। आप देख सकते हैं ये क्या किए थे कि नेशनल मूवमेंट को रिप्रेजेंटेटिव ऑल कम्युनिटी, ये नेशनल मूवमेंट है ना, किसी एक कम्युनिटी का तो नहीं है, इसलिए सारे ये जो कम्युनिटीज उनको ये रिप्रेजेंट करे, इस कारण से उन्होंने क्या किया था। और उसी समय आप देखिएगा जो ये देखिए ये भारत माता का मैंने इमेज लगा रखा है, ये किसका है, ये भारत माता अवनींद्र नाथ जो थे, अब नींद्र नाथ टैगोर जो था इनका ही भारत, कितना सिंपल है, हाथ में देखिए धान का है, एक हाथ में बुक्स है, 4 हाथ में बुक्स है, समझ रहे कितना सिंपल, काल्म, पीसफुल है। बट देखिए लेटर ये क्या हो रहा है, भारत में इवॉल्व कर इनके हाथ में क्या जा रहा है, मिलिटेंट कल्चरल नेशनलिज्म इवॉल्व हो रहा है। खास करके स्पेशली 1937 के बाद जब बीडी सावरकर जैसे लोग जब ज्वाइन करते हैं और उस सामने में जिन्ना जैसा लोग रहता है, तो आप देखिएगा कि काफी शार्प हो जाता है, पॉलिटिसाइज इंडिया हो जाता है कंप्लीटली। उस समय भारत माता के हाथ में देखिए क्या आ जाता है, त्रिशूल आ जाता है। और अभी का देखिए किसी ने ये आई से भारत माता का एक हाथ में तलवार, त्रिशूल और ऊपर से तो जेट भी लगा रखा है। तो फ्यूचर का भारत माता मुझे लगता है जेनजी जनरेशन के थ्रू के लिए इसी तरह का होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। यही देखिए वंदे मातरम है, इसका जो फर्स्ट सेकेंड स्टेंजा है इसको रखा जाता है और बाकी का जो स्टेंजा है इसको हटा दिया जाता है। और यही जो आज का जो इसी टॉपिक पे डिबेट है, इसी इशूज पे देखिए क्या बोलते हैं मोदी जी। अनफॉर्चुनेटली 1937 इंपॉर्टेंट स्टेंजा वेयर रिमूव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल वंदे मातरम प्रोग्राम। वंदे मातरम वाज ब्रोकन इनटू पीसेस एंड दिस आल्सो सॉट द सीड ऑफ पार्टीशन। व्हाई वाज इनजस्टिस डन? देखिए क्वेश्चन तो पूछ, अब वो क्या बताए मोदी सर जी, प्लीज 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 समझिए, ये अभी की ये कांग्रेस नहीं, आप भी सर प्लीज, आप वो कांग्रेस नहीं है, बेकार का फाइट कर रहे हैं आप लोग। इस इशूज पे कंसेंसस से इस इशूज पे लाइए, बिल्कुल लाइए, लोगों को समझाइए कि वंदे मातरम वो रिलीजन से उसका कुछ लेना देना नहीं है और यहाँ के लोग समझदार हैं, बिल्कुल आपकी बात को मानेंगे। तो होप कि पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं जाते हैं, कांग्रेस भी हिट बैक कर देती है। जो महात्मा गांधी का जो वर्क है ये कहती है कि नॉट एन एक्ट ऑफ डिवीजन था बट सेंसिटिव एकोमोडेशन था। वर्किंग कमिटी जिसमें आइकॉनिक लीडर कौन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अबुल कलाम आजाद थे, सरोजिनी नायडू थी, सुभाष चंद्र बोस थे, पटेल, नेहरू जैसे बड़े बड़े नेता थे। तो इनके रिकमेंडेशन पे ये सेंसिटिव एकोमोडेशन किया गया था, ना कि ये एक्ट ऑफ डिवीजन था। बट हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है,
बिल्कुल कुछ तो हर टाइमिंग का कुछ न कुछ तो पॉलिटिकल एंगल भी होता है। हम तो वही बोलेंगे कि डिबेट डिस्कशंस आर गुड फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी एंड लेट्स डेमोक्रेसी डिसाइड एंड सेटल ऑल द इश्यूज थ्रू डेमोक्रेटिक वे। तो पॉलिटिक्स में बिल्कुल सिविल सर्वेंट का कोई काम नहीं होता है, उनको न्यूट्रल होना होता है, बट इश्यूज को काफी डेप्थ के साथ समझना होता है। फिर देखिए 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा होता है और उस समय एक फेमस जो मातंगिनी हजारा थी, उनको शॉर्ट कर दिया जाता है एज ऑफ 73। और ये भी शॉर्ट कर रही थी वंदे मातरम, काफी दुखद चीज है। और फाइनली देश जो होता है आपका, वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है। और आजाद भारत में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाता है भारत के संविधान को बनाने के लिए, और उसमें इक्वल स्टेटस वंदे मातरम को दिया जाता है। आप ये देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो क्या लिख रहे हैं, द कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स एंड म्यूजिक नोन एज जन गण मन इज द नेशनल एंथम of India, subject to such alteration in the words as the government may authorize as occasion arises। तो गवर्नमेंट को ये पावर भी दे देते हैं कि कुछ भी वर्ड में थोड़ा बहुत अल्टरेशन कर सकते हैं। एंड सॉन्ग वंदे मातरम विच हैज प्लेड अ हिस्टोरिक पार्ट इन द स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम शैल बी ऑनर्ड, यानी कि इक्वल ऑनर्ड, ऑनर्ड इक्वली विथ जनगण मन एंड शैल हैव इक्वल स्टेटस विथ इट। आई होप दिस विल सेटिस्फाई द मेंबर्स। और अच्छी बात है कि कोई भी मेंबर जो है इसका अपोज नहीं करता, नो कन्फ्लिक्ट जनगण मन इसके बीच में होता है, डिसाइडिंग द नेशनल सिंबल। दोनों को जब नेशनल सिंबल डिसाइड किया जाता है जनगण मन और वंदे मातरम को, तो जो भी असेंबली में अनाउंसमेंट करते हैं वो मेट विद द अप्लॉज एंड नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम एनी मेंबर। देख सकते हैं पीसफुली इसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। देखिए ये जो डुअल रिकॉग्निशन था, ये क्या करने का कोशिश किया, बैलेंस्ड किया इंक्लूसिविटी विद हिस्टोरिकल रेफरेंस को, प्रिजर्विंग द नेशनल यूनिटी through the anthem while enshrining the Vande Mataram as a pillar of India's independence movement। तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी जो प्रिजर्विंग जो इंडिया का दो रिकॉग्निशन का जो जरूरत पड़ा था, वो किस चीज को बैलेंस करता है, इंक्लूसिविटी के साथ साथ इंडिया का हिस्टोरिकल जो रिवरेंस है वंदे मातरम के लिए, उसको भी ये बैलेंस करने का कोशिश किया गया था। तो आप देख सकते हैं उसके बाद अभी क्या होता है, जस्ट फास्ट फॉरवर्ड 1900 ये हो गया दोनों। उसके बाद देखिए क्या होता है, फरवरी 2026 में क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक गाइडलाइंस जारी करती है वंदे मातरम पे। इस पे क्या किया, ये चीज क्या, ये क्या करती है, कोडिफाइड कर देते हैं वंदे मातरम को। कोडिफाइड क्या किया जाता है, ये देखिए इसमें पहला चीज जो है किस ओकेजन पे गाया जाएगा, वेन टू सिंग वंदे मातरम। तो दूसरा क्या किया गया, व्हाट टू सिंग, मतलब अब गाना क्या है, तो वो भी यानी कि इसमें क्या किए, कंप्लीट 6 स्टेंजा जो हो गया वो ऑफिशियल वर्जन हो गया वंदे मातरम का, जो एडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। बस 2 ही स्टेंजा जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो 1930 जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो आपका 1937 का था, वो जो वो जो 2 स्टेंजा को, फर्स्ट 2 स्टेंजा को एक्सेप्ट किए थे इस सॉन्ग में। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ये 2 स्टेंजा बस जो है, एक ये स्टेंजा और इसको सिर्फ जो माना गया था इंडिया का क्या है, नेशनल सॉन्ग है। बाकी स्टेंजास को क्या कर दिया गया था, काट दिया गया था, हटा दिया गया था वंदे मातरम से। बट जो अभी का जो है ये एमएचए का जो आपका ये आया है ये गाइडलाइंस, इसमें क्या है, ये ऑफिशियल वर्जन किसको, कंप्लीट 6 स्टेंजा जो है वंदे मातरम का, उसको बना दिया गया। इसका टाइम फ्रेम भी दे दिया है कि 190 सेकंड के अंदर गाना है, और कब गाना है, इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए प्रेसिडेंट्स का, तो नेशनल एंथम से पहले इसको गाना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, तो सबसे पहले तो फुल वर्जन जो है 6 स्टेंजा जो हो गया, क्या हो गया, ऑफिशियल वर्जन हो गया। इसको कितने देर के लिए गाना है, 190 सेकंड या 3 मिनट 10 सेकंड के लिए गाना, जैसे कि आपका नेशनल एंथम का टाइम फिक्स है, उसी तरह से इसका भी टाइम को फिक्स किया गया, कंटेंट को भी फिक्स किया गया है। उसके बाद क्या किया गया, सीक्वेंस विथ नेशनल एंथम फिक्स किया गया। पहले नेशनल फर्स्ट जो होगा आपका नेशनल सॉन्ग होगा, देन जो होगा नेशनल एंथम जो है जनगण मन होगा। उसके बाद क्या करे, इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, इसके यूज को एट सर्टेन ऑफिशियल ओकेजन पे, इसके यूज को क्या कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है एट सर्टेन ऑफिशियल ओकेजन। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंडेटरी यूज कहाँ कहाँ है, जब भी प्रेसिडेंट गवर्नर आएंगे किसी भी जगह पे, या अनफर्लिंग होगा नेशनल फ्लैग का, तो उस समय नेशनल एंथम से पहले क्या नेशनल सॉन्ग को बजाया जाएगा। या सिविल इन्वेस्टिट्यूट जो होता है, जैसे पद्मा अवार्ड सेरेमनी होता है, उसमें भी आप जो है ये जो वंदे मातरम है नेशनल सॉन्ग, उसको बजाया जाएगा। तो उसके बाद क्या है, साथ साथ में कुछ और भी चीज किया है, स्टैंडिंग प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया गया है।
और इसको जो गाइडलाइंस है वो क्या करती है, इसको प्रमोट करने का कोशिश करेगा स्कूल में, पब्लिक इवेंट में, ताकि कलेक्टिव सिंगिंग हो सके। तो बट अभी सिनेमा घर में क्या रिक्वायर्ड नहीं, नॉट रिक्वायर्ड इन सिनेमाज। सिनेमाज में जैसे कि नेशनल एंथम रिक्वायर्ड, आप जाते होंगे तो बजता है, बट यहाँ पे सिनेमा घर में इसको रिक्वायर्ड नहीं किया गया है। सो नाउ नेशनल सॉन्ग आप देख सकते हैं कि अब ट्रू सेंस में जो है आपका नेशनल सॉन्ग जो है कम क्लोजर टू द स्टेटस एंड ऑनर एंजॉयड बाय द नेशनल एंथम। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, लेकिन क्या एक सवाल ये भी बनता है साथ साथ, तो क्या नेशनल सॉन्ग बराबर हो गया नेशनल एंथम के? तो आंसर है एकदम क्लियर कट नो। क्योंकि देखिए नेशनल एंथम को क्या लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन दिया गया, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी इसको कुछ न कुछ बैक करता है। समझ रहे हैं ना? बट नेशनल सॉन्ग के बारे में एक भी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। आप ध्यान से देखिए, जो आपका आर्टिकल 51 ए का जो ए है उसमें क्या है, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करने का बात किया गया है। कभी कहीं नेशनल सॉन्ग तो नहीं वर्ड लिखा गया है ना। उसके बाद जो आपका होता है लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है नेशनल एंथम को, बट ऐसा लीगल प्रोटेक्शन जो है नेशनल सॉन्ग को नहीं दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो वेरियस जजमेंट था, जैसे कि सिनेमा हॉल का जो केस 2018 में हुआ था, उसमें बोल गया है कि रिस्पेक्ट मैंडेटरी है, क्योंकि लॉ में ऐसा लिखा हुआ है, पर पार्टिसिपेशन मैंडेटरी नहीं है। उससे पहले भी जी 86 में एक केस होता है बिजोई इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं, वो नेशनल एंथम बज रहा था तो वो सिर्फ खड़े रहते हैं, पर उसको गाते नहीं हैं। तो इसी कारण से बच्चों को क्या किया जाता है, स्कूल से जो अथॉरिटी होती है उसको एक्सपेल कर दिया जाता है। तो और बच्चे क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो वही जो केस है बिजोई इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट गाइडलाइन सेट करती है कि ये कि रिस्पेक्ट जो है ये इन्फोर्सिबल है, ये एक्सपेक्ट किया जाएगा लोगों से, ये मैंडेटरी है। लेकिन पार्टिसिपेशन जो है ये कांट बी इन्फोर्स। जो पैट्रियोटिज्म है, यू कांट इन्फोर्स पैट्रियोटिज्म है। और इस जजमेंट में ये भी बोलते हैं कि जो अंडर आर्टिकल 19 है, उसके अंदर अगर कोई जस्ट स्टैंड है, भले वो गा नहीं रहा, जस्ट स्टैंड है, साइलेंस है, तो साइलेंस भी क्या है, राइट टू एक्सप्रेशन का ये तरीका है। वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का वेरियस जजमेंट भी है नेशनल एंथम को लेके है, पर ऐसा कोई जजमेंट नेशनल सॉन्ग को लेके नहीं है। तो देखिए जो गाइडलाइंस है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से ही है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल है, इसको कोई भी लीगल बैकिंग नहीं दिया गया है। लेकिन क्या पता फ्यूचर में हो सकता है इसको भी लीगल बैकिंग और क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग कर दिया जाए। तो ये फ्यूचर का चीज है, आपके लिए सोचने का चीज है। और आप बताइए कमेंट में, क्या इसको करना चाहिए? आप ये देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है आपका नेशनल एंथम है नेशनल सॉन्ग में, क्या जो जो टू नेशनल सिंबल्स हैं क्या है थी। अब ओबियस नेशनल एंथम रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर 1911 में कलकत्ता सेशन में गाए थे, ये बंकिम चंद्र चटर्जी गाए थे, नोबेल आनंद मठ से लिया गया है। ये ऑफिशियली अडॉप्ट किया था 24 जनवरी, ये भी अडॉप्ट किया गया था, उसी दिन किया गया था एज ए नेशनल सॉन्ग। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बैकिंग है, ऐसा इसके पास कोई भी बैकिंग नेशनल सॉन्ग को नहीं है। जिसे आप दे सकते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ, जो मैंने कहा ना लीगल स्टैट्यूटरी बैकिंग है, क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ओनर एक्ट है 1971 का। उसके अंदर आपको ओनर करना है, रिस्पेक्ट करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51 ये है। सो एंथम एज लीगल इन्फोर्सिबिलिटी एंड प्रोटोकॉल है, बट ऐसा सच लीगल इन्फोर्सिबिलिटी और प्रोटोकॉल तो आ गया, लेकिन वो लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है। उसके बाद ये आपको इंडिया के क्या रिप्रेजेंट करता है नेशनल एंथम, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या है, सिविलाइजेशनल नेशनल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है नेशनल सॉन्ग जो है आपका वंदे मातरम। तो आप देख सकते हैं क्या बेसिक दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए नेशनल सॉन्ग क्या हुआ, राष्ट्र का था, तो क्या जो बिहार के अंदर बहुत सारे, बिहार नहीं देश के अंदर जो बहुत सारे राज्य हैं, वो भी अपना स्टेट सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग ऑफ बिहार जो है, या इसको आप कह सकते हैं स्टेट सॉन्ग बिहार का क्या है। तो पूछ सकता है, मे भी अगर आप बीपीएससी सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, मेरे भारत के कंठहार तुझे शत शत वंदन करे बिहार, मेरे भारत के कंठहार तुझे शत शत वंदन बिहार। तो देखिए इसको अडॉप्ट कब किया गया था, 2012 में ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था, और गवर्नमेंट ऑफ बिहार इसको स्टेट सॉन्ग, राज्य गीत जो है डिक्लेयर किया गया था। तो ये डिसीजन लिया गया था बिहार को एक कल्चरल आइडेंटिटी देने के लिए, सिमिलर टू द अदर इंडियन स्टेट जिसका की ऑफिशियल सॉन्ग्स है।
2012 में ये डिसीजन लिया गया था। और इसके ऑथर कंपोजिशन कौन है? तो लिरिक्स जो इसको रिटर्न किए हैं सत्यनारायण जी, वो इमिनेंट हिंदी पोएट हैं बिहार को। सत्यनारायण जी जो है इसको लिखे हैं, और इसको म्यूजिक इसमें कौन दिए हैं? तो छोटे बाबा, जिसको वसुदेव नारायण जी कहते हैं, ये इसमें म्यूजिक दिए हैं। तो थोड़ा आपको ये भी पता होना चाहिए आपका स्टेट सॉन्ग क्या है। जब आप वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग पढ़ रहे हैं, तो आप जिस भी स्टेट का प्रिपरेशन करते हैं, आपको अपने स्टेट का स्टेट सॉन्ग पता होना चाहिए, और हो सके तो मेमोराइज भी कर लीजिए। आप अगर उस स्टेट के पीसीएस का तैयारी करते हैं, तो मैंने क्या क्या बोला है मेमोराइज करने के लिए, आप ध्यान से देखिए। आपको मैंने कहा नेशनल एंथम आपको याद होना चाहिए, नेशनल सॉन्ग याद होना चाहिए, प्रियम्बल याद होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको याद होना चाहिए, आपके अपने स्टेट सॉन्ग्स जो है वो याद होना चाहिए। तो ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस। आप सब चीज पढ़ लिए, तो चलिए अब खुद से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है वंदे मातरम का। तो देखिए ये क्या है, सिंबल ऑफ इंडियाज फ्रीडम है वंदे मातरम का, एक सिंबल ऑफ रेलिंग क्राई अगेंस्ट ब्रिटिश रूल था वंदे मातरम। आप देखिए कितना मैंने एग्जांपल दिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, तो बिकेम फर्स्ट पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो वंदे मातरम क्या बन गया था? फर्स्ट पावरफुल एक्सप्रेशन था इंडियन नेशनलिज्म का। तो दूसरा देख सकते हैं कि कल्चरल अवेकनिंग एंड नेशनल आइडेंटिटी, लोगों का क्या एक नेशनल आइडेंटिटी है उसको इनकलकेट करने में काफी हेल्प किया। जैसे कि इंडिया को क्या किया, ये पर्सोनिफाइड कर दिया, जो भारत माता। और जब भारत माता होगी तो उससे लोग सारे क्या हो गए, खुद को आइडेंटिफाइड कर ले, हम इसी माँ की हम संतान है। एंड दैट क्रिएटेड इमोशनल बॉन्ड बिटवीन पीपल एंड नेशन। तो आप देख सकते हैं ये सेकेंड इंपॉर्टेंस है। उसके बाद देख सकते हैं कि ये तीसरा इंपॉर्टेंस ब्रिज भी था कल्चर और पॉलिटिक्स के बीच में, जो लिटरली था वो क्या होता है, पॉलिटिकल स्लोगन बन जाता है बाद में जाके। आप देखते होंगे कि वंदे मातरम हर जगह 1905 का जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था उसमें, आप क्विट इंडिया मूवमेंट में देखिए पॉलिटिकल स्लोगन बनता है। और ये हेल्प किया पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, एंड ये सेट ग्राउंड फॉर द लीडर्स लाइक तिलक एंड लेटर गांधी। उनके लिए क्या किया, ये ग्राउंड सेट किया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये इट वाज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मास मोबिलाइजेशन, जो कि मीटिंग प्रोसीजन वेरियस पब्लिकेशन जो होता था उसमें इसको यूज किया जाता था मास को मोबिलाइज करने के लिए। उसके बाद ये सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ भी था ये। अरविंदो इसके बारे में बोलते, ब्यूटी एज ए मंत्रा ऑफ नेशनल रीजनरेशन। अरविंद किस सर अरविंदो जो थे क्या बोलते हैं वंदे मातरम, इट इज द मंत्रा। ये क्या है, ये मंत्रा है नेशनल रीजनरेशन का। नेशन फिर से इंडिया उठ खड़ा हो रहा है। ये प्रोवाइडेड मोरल करेज टू द फ्रीडम फाइटर। जो वंदे मातरम, ये मोरल करेज, वंदे मातरम, हे माँ वंदे मातरम। तो ये सब जो इमोशनल स्लोगन्स थे, ये क्या करते थे, लोगों को ये मोरल करेज देते थे, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको देते थे। अब देखिएगा अरविंदो जो रहते हैं, इनका जो नेशनलिज्म रहता है वो रहता है स्पिरिचुअल नेशनलिज्म रहता है। वो तो और भी स्पेशलाइज कर देते हैं नेशनलिज्म को, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इनका रहता है। अगर पूछिएगा अरविंदो का नेशनलिज्म किस तरह का था, तो आपको एक वर्ड जो होता है स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म था इनका। इसमें ये क्या बोलते हैं, इनके हिसाब से भारत क्या था, इनके हिसाब से इंडिया जो था, इंडिया वाज नॉट जस्ट अ टेरिटरी और ज्योग्राफी, बट इट वाज ए डिवाइन पावर दैट इज डिस्टिन्ड टू लिबरेट द इंटायर ह्यूमैनिटी। समझ रहे हैं? तो इनके हिसाब से इंडिया जो था एक डिवाइन शक्ति है, जो कि डेस्टिन्ड है, वो लिबरेट पूरी दुनिया लिबरेट करेगा ही फॉर ह्यूमैनिटी के लिए। ओके, तो इनका जो था काफी स्पिरिचुअल था, वो पूरे भारत को ही तो क्या बना डिवाइन एंटिटी बना देते हैं। समझ रहे हैं ना? तो उसी तरह से देखिएगा तिलक भी क्या करते हैं, कल्चर को यूज करते हैं, फेस्टिवल्स जो है उसको यूज करते हैं मास मोबिलाइजेशन में। गांधी जब आते हैं तो उनका जो था वो इथिकल नेशनलिज्म को, इथिकल मोरल नेशनलिज्म को गांधी जी लेके आते हैं। उसमें क्या करते हैं, ये रिलीजन, लिटरेचर, पेंटिंग, ये सब को यूज नहीं करते, कल्चरल चीज को नहीं यूज करते। वो कॉमन जो सफरिंग ऑफ मासेस था उसको यूज करते हैं। मेथड्स जो देते हैं वो मोरलिटी बेस्ड जिसे मेथड था, एथिकल मेथड, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वो सब वो इम्पोज लाते हैं। वो सब इम्पोज नहीं, वो न्यू इन्वेंशन लाते हैं नेशनल मूवमेंट में। तो आप देख सकते हैं कि जो कल्चरल नेशनलिज्म था अर्ली नेशनलिस्ट का, वो अरविंदो उसको स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म में लेके जाते हैं। उसके बाद ये मिलिटेंट कल्चरल नेशनलिज्म बन जाता है अंडर एंड मिलिटेंट, आप कह सकते हैं पॉलिटिकल नेशनलिज्म आ जाता है, मिलिटेंट नेशनलिज्म आ जाता है अंदर
तिलक जाके मास मोबिलाइजेशन, सबसे पहले तिलक ही हैं जो मास मूवमेंट होता है इंडिया के अंदर, उसके लिए ग्राउंड जो सेट करते हैं तिलक ही करते हैं। बाद में गांधी जी आके उस पर कैपिटलाइज करते हैं, और फाइनली आपके गांधी जी आते हैं जो कि इथिकल और मोरल नेशनलिज्म लेके आते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से आपका वंदे मातरम के थ्रू क्या है, आपका जो डिफरेंट स्टेजेस है नेशनलिज्म का वो किस तरह से चल रहा है, और फाइनली इंडिया को आज़ादी भी मिलता है। तो उसके बाद देख सकते हैं कि फाइनली इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब इसको रिकॉग्नाइज करता है, तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल रिकॉग्निशन भी मिल जाता है। 24 जनवरी 1950 को गिवन इक्वल ओनर एंड स्टेटस विथ नेशनल एंथम बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये क्या किया, रिकॉग्नाइज एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। तो आप देख सकते हैं कि इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को एक्सेप्ट करते हुए इसको क्या किया जाता है, इक्वल ओनर एंड स्टेटस दिया जाता है नेशनल एंथम के द्वारा। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है, तो आप देख सकते हैं वंदे मातरम जो है ये ट्रांसफॉर्म किया इंडियन नेशनलिज्म फ्रॉम इंटेलेक्चुअल आइडिया इनटू एन इमोशनल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फोर्स दैट यूनाइटेड पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। एज once it mobilized the Indians to free the nation, today it inspired citizens to strengthen, sustain and ethically develop that freedom। तो अब इस तरह से आप इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।